नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आप प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, लेखपाल, पुलिस, सभी एग्ज़ाम में दोस्तों जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? क्या 1912 में, 14 में, 16 में या फिर 18 में? तो बता देते हैं दोस्तों कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, यानी कि 4 साल लगभग चला है ये युद्ध। अगर हम बात कर लेते हैं इसका विकल्प की, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी, 1914। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद का पुराना नाम क्या था या पूर्व का नाम क्या था? क्या सूर्यनाथ दत्त था, सिद्धार्थ था, नरेंद्र नाथ दत्त था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त था। किनका नाम था? स्वामी विवेकानंद का पुराना नाम था। अगर हम बात कर लेते हैं 1893 की घटना की, तो शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि ये वाटरलू है। कह रहा है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? क्या 15 में, 17 में, 18 में या फिर 19 में? तो जो वाटरलू का युद्ध था दोस्तों, ये नेपोलियन का सबसे अंतिम युद्ध था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन था, तो यह वाटरलू का युद्ध था। तो ये कब लड़ा गया था दोस्तों? ये 1815 में लड़ा गया था। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। क्या अकबर ने, महाराणा प्रताप ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शेरशाह सूरी ने? तो डाक प्रथा का जो प्रचलन था दोस्तों, ये शेरशाह सूरी ने किया था। कई सारे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। क्या बनता है कि अगर हम बात कर लेते हैं जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। बात कर लेते हैं कि रुपया का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। अगर हम बात कर लेते हैं कि इनके मकबरे की, तो सासाराम बिहार में इनका मकबरा है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि इसकी जो भूमि की मापने की इकाई थी, इन्होंने सन की डंडी का प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार ट्रेंड करता है। तो चलते हैं, फिलहाल इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शेरशाह सूरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, कर्णदेव, नामदेव? तो जो महाराणा प्रताप हैं, इन्हें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, कर्णदेव, नामदेव। तो जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिवाजी। इन्हें मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, इसलिए सही विकल्प होगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा शुरू की गई थी? जो खालसा पंथ थे, ये किसने शुरू किया था इसको? क्या गुरु रामदास थे, गुरु नानक देव थे, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु अर्जन देव थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? बैसाखी के दिन की थी। डेट थी दोस्तों 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। कहा जाता है कि भारत भारतीयों के लिए है, यह किसने कहा था? सरदार भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, आर्य समाज ने? तो जो भारत है यह भारतीयों के लिए है। इसका सही उत्तर जगह दोस्तों बी, यह महात्मा गांधी का कथन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहा जाता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर को, सरदार पटेल को, भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को? तो जो भारत का बिस्मार्क है दोस्तों, ये सरदार पटेल साहब को कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 1799 में किंग जॉर्ज के बादशाहनामा किसने भेंट किया था? क्या अबुल फजल ने, अबुद लाहौरी ने, अवध के नवाब ने, विलियम जोन्स ने? तो इसका सही उत्तर जगह दोस्तों अवध के नवाब ने किंग जॉर्ज को बादशाहनामा से किसने भेंट किया था। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवध के नवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ट्रेंड करता है एग्जाम में। अगर हम बात कर लेते हैं भारत छोड़ो का जो नारा था, यह है दोस्तों 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। इसलिए दोस्तों इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना गया। तो यह महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली और अरुणा आसफ अली। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था ये महात्मा गांधी ने दिया था। और अगर हम बात कर लेते हैं कि इसको लिखा किसने था, तो मेहर अली ने लिखा था। और ये अरुणा आसफ अली कौन थी? जब महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं इसके बाद
मौलाना आसफ अली और जयप्रकाश नारायण ये इस आंदोलन का हिस्सा करते हैं, मतलब इन आंदोलन को नेतृत्व करते हैं। तो फिलहाल इसका जो नारा था दोस्तों ये महात्मा गांधी ने दिया था, लिखा किसने था, यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। और इसी जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसी में एक नारा और दिया गया था। क्या नारा था इसमें, करो और मरो का नारा भी यही दिया गया था, करो या मरो का नारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ की गई थी। तो जो ईस्ट इंडिया के समय जो फैक्ट्री थी ये कहाँ शुरू की गई थी, सूरत, सतारा, बम्बई, पणजी। तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों सूरत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को कब पूरा किया था, 30 में, 33 में, 40 में, 42 में। तो 8 अगस्त 1942 को ये घटना होती है भारत छोड़ो आंदोलन की, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी करते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, गोवा से कोची, गोवा से द्वीप, दमन से गोवा, गोवा से मुंबई। तो यह गोवा से द्वीप या गोवा से द्वीप दमन तक है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी। अगर हम बात कर लेते हैं कि गोवा और महाराष्ट्र, ये भी कई किताबों में लिखा है कि गोवा से महाराष्ट्र तक का जो हिस्सा है वो कोंकण तट के रूप में माना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है, गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे छोटी की तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों गोवा। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी या फिर ज़्यादा तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों गुजरात। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा किसकी है, गुजरात की है। सबसे कम किसकी है, गोवा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5, 6, 7, 8। तो जो कर्क रेखा है दोस्तों यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं 8 राज्य, चर्चा कर लेते हैं। पहला है दोस्तों राजस्थान, फिर है अपना गुजरात, फिर है एमपी, फिर है झारखंड, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा और फिर है मिजोरम। जो 8 राज्य हैं दोस्तों ये भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रांची है, रांची या कर्क रेखा पर स्थित शहर है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में टेंट किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कहा जाता है कि लक्षद्वीप समूह की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है, ज्वालामुखी, मृदा विभेदन या फिर प्रवाल भित्ति या इनमें से कोई नहीं। तो जो लक्षद्वीप है दोस्तों यह है प्रवाल भित्तियों की देन है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रवाल भित्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। कह रहा है बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह झील कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, यह वेरी इंपॉर्टेंट झील है, कई बार एग्जाम में छपी है। कहा जाता है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो यह कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। केरल की बात कर लेते हैं, 2-3 झीलें हैं कौन सी, जैसे अष्टमुडी, वेमनाड, पेरियार। ये सारी झीलें कहाँ हैं, यह सभी केरल में है। जैसे अष्टमुडी, वेमनाड ये केरल में है। अगर हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में है दोस्तों चिल्का झील। तो इतना पर्याप्त है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था, लोहा एवं इस्पात, सीमेंट उद्योग, कुटीर उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोहा एवं इस्पात उद्योग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है, क्या मध्य प्रदेश है, असम है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो यह है उत्तर प्रदेश है जो कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है या फिर ये किस नदी पर स्थित है। तो यह शरावती, कावेरी, नर्मदा, चंबल। तो यह सरस्वती नदी पर स्थित है और यह कहाँ है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं यह कहाँ स्थित हैं, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। तो जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं गुजरात में स्थित हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं गिर गुजरात, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि दक्षिण गोलार्ध के पवन केवई के जो बाईं ओर और विचलन का कारण क्या है,
जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें जो पवन के बाईं ओर जो विचलन है दोस्तों, यह किसका कारण है? क्या तापमान का, चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के घूर्णन का या फिर दबाव का? तो जो पृथ्वी का घूर्णन है दोस्तों, इसी की वजह से यह दोस्तों विचलन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश डूरंड रेखा द्वारा विभाजित किया जाता है? अगर हम बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो कि रेड क्लिफ रेखा है, भारत और अफगानिस्तान है इसके बीच डूरंड रेखा है, भारत और चीन के बीच दोस्तों कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा है। यहाँ से दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि वायुमंडल दाब का मापन किससे किया जाता है? जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब की मापने की इकाई क्या है, इसे किससे मापा जाता है? एनीमीटर, बोलोमीटर, बैरोमीटर या फिर विस्कोमीटर? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगर हम बात कर लेते हैं कि 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जाता है, बात करते हैं कैसे। 352, 356, 360। ये दोस्तों क्या है? यह है राष्ट्रीय आपात, जो कि 3 बार लगाया जा चुका है। कब कब लगा जा चुका है ये लगा था दोस्तों 1962 में, फिर लगा था 1971 में, फिर लगा था 1975 में। राष्ट्रीय ये है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, जो कि कब लगता है? युद्ध में लगता है, बाह्य आक्रमण से लगता है या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब लगता है। और ये है वित्तीय आपात, जो कि अभी तक नहीं लगा है, वित्तीय संकट के समय लगता है। इसलिए अगर पूछा जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह कौन सा आपातकाल होता है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए, अनुच्छेद 352। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 26 देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार के अलावा और भी अधिकार हैं, जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार या विकल्प सभी। तो ये सभी अधिकार हैं। अगर हम बात कर लेते हैं 21 की, तो यह 19 से 22 तक हैं दोस्तों। इसमें क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है, इसी के अंतर्गत ये सारे अधिकार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन के किसी भी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित करते हैं? अगर कोई भी व्यक्ति है कितने दिन तक सदन में उपस्थित नहीं रहता है तो उसका पद रिक्त कर दिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्या 60 दिन, 45 दिन, 30 दिन, 21 दिन? तो कोई भी व्यक्ति सदन में 60 दिन तक गायब रहता है तो उसकी अनुपस्थिति है जो वो रद्द कर दी जाएगी। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ये 60 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद में को कम से कम मिलना चाहिए, मतलब अगर हम बात कर लेते हैं सदन में 6 माह का अंतर होता है। अगर 6 माह का अंतर होता है तो यह वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होती है सदन की। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा सरकार अर्थात प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव से, संशोधन बिल से, संसदीय सत्र में भाग न लेने से, अविश्वास प्रस्ताव से। अगर हम बात कर लेते हैं कि मंत्रिपरिषद को हटाना है तो मंत्रिपरिषद को हम कैसे हटा पाएंगे? अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। इसीलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी, अविश्वास प्रस्ताव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या फिर वित्तीय विधेयक को भारत में वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है? क्या भारत के वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का रिजर्व बैंक के गवर्नर? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों सी, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है। जो आपातकाल के दौरान जो वित्तीय विधेयक है या फिर धन विधेयक है उसको सुरक्षित रखने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके अनुच्छेद की, तो इसका जो अनुच्छेद है दोस्तों यह हो जाएगा 52। अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों की कुल सदस्यों की संख्या होती है 630, 530, 430, 330। इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा 530। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1975 में आपातकालीन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मोरारजी देसाई, फखरुद्दीन अहमद अली, बीपी सिंह, इंदिरा गांधी। अगर हम बात कर लेते हैं फखरुद्दीन अहमद अली, 1975 में इमरजेंसी थी, इस दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। अगर हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी थे। कब थी ये, 1975 के दौरान। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 33 देखेंगे, कह रहा है राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब हुआ है, 1852 में, 1910 में, 47 में, 86 में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों यह है, इसका निर्माण 1910 से 11 के बीच में हुआ है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके वास्तुकार की, तो लुटियन साहब इसके वास्तुकार हो जाएंगे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन के जो वास्तुकार हैं वो कौन है, तो लुटियन साहब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार यह है, जो कि अधिकार यह कैसा है, राजनीतिक है, मूलभूत है, सामाजिक है, विधिक है। तो यह एक मूलभूत अधिकार है हमारे देश में, शिक्षा का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संशोधन के रूप में शक्ति प्रदान करता है। अगर हम बात कर लेते हैं संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 368, 352, 254, 256। इसलिए जो अनुच्छेद है 368 यह संविधान संशोधन के रूप में आता है। तो इतना पर्याप्त था दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।